करके अपनी बात करूंगा, बाकी बातें छोड़ते हुए। हो गया 5 बजे बिल्कुल डेड खत्म। थैंक यू सर, धन्यवाद। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का बजट उस राज्य के भविष्य को दिखाता है और मुझे आज ये कहते हुए थोड़ा मन में दुख है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को नोट करके इसका जवाब वापस दें जब तो कुछ अर्थ निकलता है। बाकी हम अपनी बात कहते हैं, आप अपने जो भी कागज़ लेके आते हैं वो रखते हैं और पास हो जाता है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक जितने भी अधिकारी बैठे हैं उनसे भी इस कारण से नहीं कि मैं प्रतिपक्ष में हूँ, पर मैं इस कारण से ज़रूर हूँ कि शहद और इस राज्य की वास्तव में जो कुछ भी हालत है उसको बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि हम पूर्ति में कहीं टिक ही नहीं पाते हैं। केवल और केवल हम एक अच्छा बजट है, सब लोग इसकी तारीफ करें, ये विकास होगा कहाँ से? जब जेब में पैसे आएंगे तभी तो होगा, तभी तो आप खर्च करवाओ। मैं आपकी 3 सालों के जो कुछ भी मेरे को समझ में आया मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आपने जो FRBA एक्ट है वो तो अपनी जगह काम कर रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था, आपने 18-19 में जो बजट पेश किया था उसका अनुमान था आपका 17,454 करोड़ रुपया हम घाटे में हैं, राजस्व घाटे में। लेकिन जब साल का अंत हुआ तब राजस्व घाटे में पहुंच गया 28,900 करोड़ रुपया। इसी तरह से आपने 19-20 ये जो रखा बजट सेकंड वाला, उसमें आपने 27,014 करोड़ रुपया घाटा माना था। ये घाटा पहुंच गया था 36,371 करोड़ पर। और अभी आपने जो 21-22 के बजट में जो घाटा अनुमानित किया है वो आपने है 23,750 करोड़ रुपया। मेरे हिसाब से ये 47,000 करोड़ से भी अधिक घाटा के रूप में पहुंचेगा। तो इस पर ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है कि निरंतर जो हम बजट में पेश करते हैं और जिसके कारण से जनता को ये कहता है कि भाई इतना ही घाटा होगा, लेकिन ये घाटा साल के अंत में बढ़ कर के इस तरह से चला जाता है। ये हमको अकाउंट के बारे में जो भी इसको ठीक प्रकार से समझते हैं, या तो बनाते समय हमारा अनुमान ठीक नहीं है या फिर हम काम करते करते इसको ठीक प्रकार से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण से घाटा बढ़ता है। इसी तरह से आपका राजकोषीय घाटा भी, FRBA एक्ट तो आपको अलाउ करता है वही 3% तक करें पहले तो, अभी आपने कुछ सीमाएं उसकी बढ़ाई है, लेकिन ये 3% से 3.71 गया था। उसके बाद आपका 20-21 में 6.12 पे पहुंच रहा है। और अभी आप बजट में ज़रूर हमें बता रहे हैं कि आपका राजकोषीय घाटा 3.98 होगा, पर मेरा ये कहना है कि ये 5 से भी अधिक बढ़ेगा। जिस प्रकार के आपने हमको आंकड़े दिए उससे ये अपने आप में सिद्ध हो रहा है। अब ये जो मैंने उस समय भी कहा था आपको कि हमारा जो कर्जा है वो भी बेलिमिट बढ़ता जा रहा है। अभी आपने तो अनुमानित जो सोचा है वो 4,57,129 करोड़ है, पर मेरा कहना है ये 5 लाख करोड़ से भी अधिक पहुँचेगा। जब अपन इसको फाइनल करने के लिए जब अगले साल बजट आएगा तब मैं आपको ये बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि हमारा ये घाटा जो है वो 5 लाख करोड़ से अधिक जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपके इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जब बजट बनाते हैं और जब बजट की स्थिति आती है तो कितना बड़ा अंतर आता है, ये कोई देखने वाला है या नहीं देखना है। मैं सोचता हूँ कि 19-20 का बजट तो पूरा हो गया, उसकी जो हमने जो बजट पेश किया था, बी जो ली थी, उसमें हमने राजस्व प्राप्ति में 1,64,000 करोड़ की मानी थी और इसका बजट का जो अंत हुआ वो हमारा राजस्व प्राप्तियों का हुआ 1,40,000 करोड़। इसका मतलब जो हमने अनुमान किया था उस अनुमान से 23,890 करोड़ रुपया, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, राजस्व प्राप्तियां में 23,890 करोड़ रुपए का हमको एक तरह से घाटा हुआ या हम उसको अचीव नहीं कर पाए। इसी तरह से आपके पूंजीगत खाते में जब आपने इस बजट 19-20 बनाया था तो बी में जब आए थे तो आप 69,000 करोड़ पे आए थे और वास्तव में जब आपका एंड हुआ तो ये पैसा आपने क्या नीचे तो कम खर्च किया और ऊपर में लाके बढ़ाया, तो इसको आपने 73,476 करोड़ रुपया किया। इसमें राजस्व व्यय में आपने सोचा
बजट एस्टीमेट जो था आपका वो 1,91,019 करोड़ का था। ये आपका जो एक्चुअल खर्च हुआ वो 1,76,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसका मतलब 14,534 करोड़ रुपया जो आपने सोचा उससे भी कम हुआ। पूंजीगत व्यय में भी आपने इधर पूंजीगत व्यय कम किया। इसका मतलब जो विकास करना था उस विकास के काम को नहीं करके वो जो पैसा बचा है उस पैसे को आपने एडजस्ट किया। अपना पूंजीगत व्यय सोचा था 19,472 करोड़ रुपया, आप खर्च कर पाए 14,718 करोड़ रुपया। इसका मतलब 4,754 करोड़ रुपया यहाँ जो विकास का आपने कम खर्च किया, इसको आपने वहाँ पूंजीगत प्राप्तियों के साथ इसको एडजस्ट किया है। तो मैं सोचता हूँ ये जो कुल प्राप्तियाँ आपकी थी जो आपने बजट अनुमान में सोचा था 19-20 का बता रहा हूँ कि हमारा फाइनेंशियल व्यवस्था या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट किस प्रकार से इसको देखता है और किस प्रकार से इसको बनाता है और अंत जाकर के इतना कितना बुरी तरह से होता है। इसमें आपने सोचा था कि 2,33,000 करोड़ रुपया हमारा होगा, ये हुआ 2,13,000, है ना। लगभग 19,416 करोड़ रुपया हमारा ये कम दर्शाया इसमें से। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, हम बनाते हैं और उसको केवल और केवल इसलिए कि इसकी प्रसिद्धि हो। आपने 20-21 का जो बी लाए थे, उस बी में आपने राजस्व प्राप्तियां में किया था 1,73,000 करोड़। आपने इसका जो संशोधित अनुमान बनाया, अभी आपने ही बनाया, अभी एक्चुअल तो आपका जब अकाउंट आएगा तब आएगा, वो रह गया केवल 1,47,000। मतलब 1,73 आपने बी सोचा। आरी जब उसका बनाया आपके डिपार्टमेंट के विद्वान लोगों ने तो ये 1,47 रह गया। इसका मतलब 20-21 के बजट अनुमान से लेकर 20-21 का जो संशोधित अनुमान है, इसमें आपका जो कमी आई है वो 25,424 करोड़ रुपए की कमी आई है। ये तो केवल आपका जो बजट एस्टीमेट और जो आपने रिवाइज एस्टीमेट बनाया उसमें आपको अंतर आ रहा है। इसी तरह से बाकी सब में भी इसी प्रकार से अंतर है। पूंजीगत प्राप्तियों में भी इसी प्रकार से 47,812 करोड़ रुपया जो है एक तरह से आपका उसमें आंकड़ा दिखा है। अब जो आप एस्टीमेट इस बार जो बना रहे हो, थोड़ा सा आपको पीछे तो ध्यान देना चाहिए कि जब आपका रिवाइज एस्टीमेट इस साल का 147 करोड़ रुपया ही है रेवेन्यू रिसिप्ट में, आप अभी जो अपना बजट बना रहे हो, जो बजट आपने हमको दिया है उसमें आपने दिया है ना, ये 1,84,000 है ना। आपका अभी जो पहले रिवाइज बना वो 1,47 का बना, आप अभी जो पेश कर रहे हो वो 1,84 का पेश कर रहे हो। तो ऐसा क्या जादू होगा या रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त हो जाएगा और कहाँ से रेवेन्यू आप इसको अचीव कर लोगे। जो आपका बेसिकली 19-20 का जो आरी था, सॉरी ये जो बी था वो 164 ही था, वो भी आप अचीव नहीं कर पाए। तो आप एकदम बढ़ा करके 1,84 जो कर रहे हो, ये केवल आंकड़ों का मिलानों का खेल है। मैं सोचता हूँ सच में हम धरातल पे नहीं हैं कि वास्तव में हम कुछ दिनों पहले हमने जो आरी बनाई वो अगर हमारी आरी 1,47 की बनती है तो इस साल के अपन बजट एस्टीमेट में 1,84 कैसे कवर कर जाएंगे। 1,84,000 मेरी समझ के बाहर है। इसी तरह से आपने बड़ा पूंजीगत प्राप्तियों में जो आपका अनुमान 20-21 का था वो 52,360 करोड़ का था। आपने इसका रिवाइज एस्टीमेट किया, आपके विद्वान साथियों ने किया, वो सीधा ही 52,000 की जगह 1,01,72 करोड़ का इन्होंने रिवाइज एस्टीमेट बनाया। एकदम 66,000 करोड़ रुपए का रिवाइज एस्टीमेट बढ़ाया और अभी वापस डाउन हो रहे हैं आप। अभी आप एकदम डाउन करके वापस केवल और केवल 66,001 करोड़ का आप बना रहे हो। अरे ये क्या खेल है। उधर आप 1 लाख तक तो रिवाइज में मानते हैं और इधर जब वापस आप आकर के 21-22 का बजट पेश करते हैं तो ये 66,000 का बन जाता है। तो ये आखिर किस तरह से चला रहे हैं आप, किस तरह से। राजस्व व्यय में भी ऐसा ही है। राजस्व व्यय में आपने 20-21 का बनाया था 1,85,750 करोड़ का रिवाइज। अभी आप बना रहे हो, ये जो आप भी बना रहे हो 2,08,000 करोड़ का बना रहे हो, जो आप पिछली बार भी प्राप्त नहीं कर सके। तो ये जो आंकड़ों का जिस प्रकार का
है और जिस प्रकार से हम वापस रिवाइज एस्टीमेट में जाते हैं उस समय वो एकदम घट जाता है। तो मैं तो केवल इतना ही है कि 20-21 का जो बजट अनुमान आपका था 20-21 का, उसकी तुलना में 21-22 का जो अभी बजट अपन पेश कर रहे हैं उसमें आपका रेवेन्यू में आप वृद्धि बता रहे हैं 10,925 करोड़, यह संभव नहीं है। इसी तरह से आप पूंजीगत में बता रहे हैं 13,621 करोड़ की वृद्धि, यह नहीं संभव है। इसी तरह से आप राजस्व व्यय में भी 22,330 करोड़ का बता रहे हैं, यह संभव नहीं होगा। ये केवल और केवल एक लुभानी वाली बातों की घोषणा करके आप लोगों को ये आकर्षित तो कर सकते हो कि हम इतना खर्चा करेंगे, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लेकिन आपके पास आएगा ही नहीं तो आप विकास करेंगे क्या? केवल लोगों को दिखाने की दृष्टि से ये सारे के सारे आंकड़े जो है ना वो पेश किए जा रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ सामाजिक। मैं सोचता हूँ ये 19-20 का जो बजट पूरा हो गया वो तो अपने आप में एक आपका और मेरा और सारी सरकार का एक तरह से चित्र प्रदर्शित करता है ना। सामाजिक सेवाओं में हमने 84,815 करोड़ रुपया सोचा था, एक्चुअल में हम खर्च कितने किए? 84,000 की जगह 73,000। मतलब इसका मतलब हम 11,000 करोड़ रुपया कम खर्च कर पाया, किसमें? सामाजिक सेवाओं में। अब हम एकदम जंप लगा रहे हैं और 21-22 में इसको हम ला रहे हैं 99,244 करोड़ रुपए पर। मैं सोचता हूँ ये कैसे संभव होगा, है ना। 19-20, 20-21 का जो आपने यहाँ दिया है और जो आप दे रहे हो, ये आपके फिगर आप अचीव नहीं कर सकोगे, ये मेरी गारंटी है। जब साल समाप्त होगा और जब इसका अकाउंटिंग होगा तब आपको स्वयं को एहसास होगा। आर्थिक सेवा में भी आपने पिछली बार जो बजट एस्टीमेट 19-20 का था, जो आपने 66,000 करोड़ का था, वो 60,000 करोड़ तक का ही पूरा किया, वो आपसे पूरा नहीं हुआ। और 20-21 में जो हमने 58,930 करोड़ का सोचा था एस्टीमेट, उसको आप सीधा बढ़ा करके इस समय लाने की कोशिश कर रहे हैं 64,000। मैं सोचता हूँ ये केवल आंकड़ों का मिलान जरूर होगा, लेकिन धरती पर आप इसको उतार नहीं पाओगे। सामान्य सेवाओं में भी यही है आपका। आपने जो 19 का जो पूरा हो गया साल, उसमें 59,073 का सोचा था बी में, उसको एक्चुअल किए थे आपने 56,000 करोड़ रुपया। इसका मतलब 2,423 करोड़ रुपया कम खर्च पाए। अभी आपने 20-21 के अंदर जो आप लाए हो उससे भी आपने एकदम बढ़ा करके, अभी आपने 62 आपका था, आपने इसको 68 ला करके अपनी कमी और अधिक दिखाने का प्रयास जो है ना वो केवल मात्र इस आंकड़ों में हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि इन सब में ऐसा कैसे ही है ना। मैं सोचता हूँ ये जो आपका पूंजीगत व्यय ये तो एसेट बनाता है, जो एसेट बनाता है, जो आप बजट रखते हो, जिस विकास की घोषणा करते हो, उसकी 19-20 की स्थिति क्या बनी ये मैं आपको बता रहा हूँ। कृषि में आप जो है ना 341 करोड़ रखा था, उसकी जगह आप 206 करोड़ खर्च कर पाए। कितने में से? 341 में से केवल 135 करोड़ रुपया तो आपका जितना आपने सोचा उससे भी कम खर्चा हुआ। ग्राम विकास के लिए भी आपने सोचा था कि 466 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, 19-20 का बता रहा हूँ मैं, और आप खर्च कर पाए 375 करोड़ रुपया। इसी तरह से विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है ना 207 करोड़ का सोचा था, उसके अगेंस्ट में साल के अंत में केवल और केवल 103 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। और आपको 103 खर्च किए, 104 बच गए। मतलब जो आप एस्टीमेट के अनुसार ऊर्जा है ना 2,767 करोड़ रुपया आपने सोचा था, जो आप कर पाए वो 2,362 करोड़ रुपया। 405 करोड़ रुपया तो आप 19-20 में जो बजट पेश किया उसका पूंजीगत खर्चा नहीं हुआ, जिसका मतलब जिससे एसेट बनता है, जिससे विकास के सारे मापदंड तैयार होते हैं, वो उसकी स्थिति बची। ऐसी तरह से आपने सिंचाई में भी आपने जो है ना 2858 की जगह 2269, उद्योग में आपने 135 करोड़ रुपया सोचा था कि हम खर्च करेंगे, 19-20 में खर्च कितने किया? केवल और केवल 28 करोड़ रुपया, केवल और केवल 28 करोड़ रुपया खर्च किया। अब आप इसको एकदम बढ़ा करके वापस दिखाना। परिवहन में 3,498 करोड़ रुपया खर्च का आपने बी में आए थे और आपने एक्चुअल खर्च किया 3,200, अर्थात 297 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ। तो ये सारा मिला करके ये सारे आंकड़े अब आपने ये दिखाने के लिए जो
20-21 के बजट अनुमानों की तुलना में 21-22 के बजट अनुमानों में जो वृद्धि की है वो आपने 262 करोड़ रुपए की कृषि में, है ना। कुली आपका बजट कितना है? कुली बजट आपका सारा है 521 करोड़ रुपया कुली, और जो पिछले साल था वो 259 था। एकदम आप इसकी वृद्धि कर रहे हो 262 करोड़ रुपए की। ये इसीलिए आप इतने ये काम भी हम कर लें, ये कर नहीं सकते, क्योंकि आपका आमदनी का सोर्स नहीं दिख रहा है। आमदनी का सोर्स दिखे और हो तो हम भी आपकी बात का तारीफ करेंगे, लेकिन हकीकत में आप दिखाते कुछ और हो, और ये जो आपके अकाउंट के जो कागज़ दिखाते हैं ये कुछ और ही दिखाते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप वो काम कहो जो वास्तव में हम धरातल पर उतार सकें। केवल लोगों के दिमाग में हम ये बात है कि ये होगा, और अंत में एक निराशा भी आती है, और दूसरा जो अव्यवस्था भी होती है। इन दोनों को आप इसमें डिटेल देखने का प्रयास करें। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ हमारी कमियाँ रहती हैं। कमी कहाँ है? इन सब विद्वान साथी जो आपके यहाँ बैठे हैं, ये कोई बजट को ठीक प्रकार से देखता नहीं। ये गलती कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। 19-20 के दौरान कुल व्यय जो हमने बजट का कुल सोचा था 2,13,491 करोड़ रुपये का सोचा था, इसमें से केवल 70,536 करोड़ रुपया, इसका मतलब टोटल बजट का 33% पैसा केवल लास्ट के 3 महीने में खर्च हुआ है। लास्ट के 3 महीने में 33% टोटल बजट का खर्चा 70,500 करोड़ रुपया खर्च है। और इसमें से भी बड़ा आश्चर्यजनक है, ये जवाब देते समय देना कि केवल और केवल इस मार्च के महीने में 43,563 करोड़ रुपया केवल 2020 के मार्च में खर्च किया है, जो आपने इधर से इधर अकाउंट एडजस्ट करके दिखाया है। एक महीने में आप खर्चा दिखा रहे हो, है ना। टोटल बजट आपका 2,13,000 में से 43,000 करोड़ रुपया केवल और केवल मार्च महीने में अपना खर्चा दिखा रहे हो। इसका मतलब ये केवल बुक एडजस्टमेंट है, खर्चा जमीन पर हो ही नहीं सकता। ये केवल और केवल आप हमको दिखाने के लिए कर रहे हो। राज्य सरकार के कुल राजस्व का व्यय, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, 24% खर्चा, कुल राजस्व का 24% खर्चा मार्च 20 में हुआ है। केवल 24% खर्चा केवल मार्च में हुआ। इसी प्रकार 3,198 करोड़ पूंजीगत व्यय, ये भी केवल मार्च में हुआ। पूंजीगत व्यय का मतलब जो एसेट तैयार करता है, जो विकास के काम के लिए हम पैसा लेते हैं, उसका 3,198 करोड़ रुपया केवल और केवल मार्च में हमने खर्च किया है। इसका मतलब हम बजट को किस तरह से इधर से इधर एडजस्ट करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं। अब ये जो आपका निजी निक्षेप खाते हैं, इसमें से आपको अंतिम लेन देन वर्ष के पश्चात 5 वो तो खत्म हो जाता है। ये आपका है 19-20 के दौरान 33,827 करोड़ रुपए राज्य की सिंचित निधि में से पीडी खाते में, ये कहाँ होता है अकाउंट एडजस्ट, ऐसे होता है। ये पीडी खाते में 23,574 करोड़ रुपया कहाँ गया? पीडी खाते में। वहाँ से निकल गया डिपार्टमेंट से निकल करके बुक एडजस्टमेंट के लिए कहाँ चला गया? पीडी खाते में जाकर के जमा हो गया। यहाँ से निकल गया, इसका मतलब आपका काम पूरा हो गया। और वहाँ जाकर के वो पैसा डंप हुआ तो विकास कैसे होगा, इस समझ में नहीं आता है। और इसमें से भी आपको आश्चर्य होगा कि 4,936 करोड़ रुपया इस पीडी खाते में कब हुआ है? मार्च के महीने में। जो 20% पैसा है वो मार्च के महीने में पीडी खाते में डाला है। ये अकाउंट ठीक है क्या? इस प्रकार की क्रिया करना क्या वास्तव में हम जनता के प्रति न्याय कर रहे हैं क्या? कि हम पैसा यहाँ से निकालते हैं जो जनता ने आपको दिया खर्च करने के लिए, जिसकी आपने घोषणा की, वो कहाँ चला गया? वो पीडी खाते में चला गया मार्च के महीने में। टोटल का 20%, 31 मार्च 2020 को 1845% पीडी खातों में, मैं फिर कह रहा हूँ पीडी खातों में कितना? 31 मार्च 2020 को 1845 जो पीडी खाते हैं, उन खाते में 16,283 करोड़ रुपया आज की तारीख में
वहाँ जमा है? ये जवाब देना। आप क्या है कि बात तो कहते नहीं, अपनी इधर उधर कह के चले जाते हो, इससे हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि सरकार का जो पैसा है वो खर्च करने के लिए, विकास के लिए है, लेकिन केवल बुक का एडजस्टमेंट के लिए यहाँ से निकालकर पीडी खाते में डालकर अपना अकाउंट साफ कर लेते हैं। ये मैं सोचता हूँ अकाउंट की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। अब ये जो आपके अनुपयोगी राशि जो पड़ी रही पीडी खाते में, मैं बताता हूँ आपको, 1 वर्ष से अधिक 291 खाते में पड़ा पैसा आपका 161 करोड़ रुपया। 1 वर्ष से अधिक ये 222 पीडी खाते में पड़ा 153 करोड़ रुपया। 2 वर्ष से अधिक 157 पीडी खाते में आपका 27 करोड़ रुपया। 3 वर्ष से अधिक 94 खाते में, इसकी लिमिट है। पीडी खाते में कोई भी पैसा डालोगे तो 5 वर्ष तक तो रह सकता है, 5 वर्ष के बाद वो खाता अपने आप समाप्त करना पड़ता है। तो जब समाप्त करना पड़ता है आपको, तब मजबूरन आप इधर से उधर एडजस्ट करते हो। अब तक ये जो आपके 773 पीडी खाते हैं, इसमें आपका 350 करोड़ रुपया तो ये पड़ा हुआ। अब मैं आपको डिपार्टमेंट के अनुसार बताता हूँ। ये तमाशा यही है पीडी खाते का, और अपन ये सोचते हैं कि हमने इस पैसा खर्च कर दिया। ये पैसा खर्च होता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पीडी खाते में ये जो आपका राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति जयपुर, इसके पीडी खाते में पड़ा है 31/3/18 को 467 करोड़ रुपया। 31/3/19 को पड़ा है 1057 करोड़ रुपया, और अभी 31/3/20 को पड़ा है 1231 करोड़ रुपया। एक डिपार्टमेंट का कह रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट का राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, इसका 3 साल का पैसा पड़ा है। इसे राजको सर्विसेज लिमिटेड जयपुर, इसका 18 में पड़ा है 355 करोड़, 19 में पड़ा 616 करोड़, और उसके बाद 20 में पड़ा है 552 करोड़। इसी तरह से आपका शहरी आधारभूत रचना के बारे में, इसमें 482, 578, 537। राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास, इसका पीडी खाते में पड़ा है 751 करोड़, 873 करोड़, 415 करोड़। इसी तरह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद 18 में 165 करोड़, 19 में 226 करोड़, और 20 में 363 करोड़। जनजाति विकास, जहां वैसे ही पैसा कम मिलता है और बाकी भी जाकर पीडी खाते में पड़ जाता है, 103 करोड़ 18 में, 164 करोड़ 19 में, और 296 करोड़ 20 में। ये कोटा स्मार्ट सिटी का पैसा पड़ा है 168 करोड़ 18 में, 161 करोड़ 19 में, और 193 करोड़ रुपया अभी 20 में। ये सारा मिला करके जो मैंने टोटल लगाई है, वो 18 में आपका 30,300 करोड़ रुपया उसमें पड़ा पीडी खाते में, और उसके बाद ये जो 19 में है वो 3,958 करोड़ रुपया, और 20 में पड़ा 3,498 करोड़ रुपया। ये बुकिंग एडजस्टमेंट है। पीडी खाते का मतलब केवल और केवल उस पैसे को जो आपने इधर उधर किया, उसको कहीं डाल करके उसको पूरा करने का काम जो हम कर रहे हैं, ये विकास को अवरुद्ध भी करता है और अकाउंटिंग सिस्टम को भी धराशायी करता है। मजबूरन हो तब तो पीडी खाता हो, लेकिन इतने लंबे समय तक पड़ा रहता है पैसा। ये जो अपूर्ण कार्य परियोजना की लागत में वृद्धि, उस दिन आपने भी बहुत मन की इच्छा, मैं भी कई बार कहता हूँ कि वास्तव में क्या समय पर जो योजना बनाते हैं और चालू करते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं, तो उसकी जो रेट बढ़ती है और उसके कारण से जो समय का अपव्यय होता है, और जो जनता के लिए फ़ायदा होना चाहिए उसके बारे में भी उसको भुगतना पड़ता है। उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग सहित सभी निर्माण कार्य परियोजना की स्वीकृतियाँ निर्दिष्ट करती है। स्वीकृत लागत तथा परियोजना की निर्धारित समय सीमा अथवा निष्पादन के लिए दिए गए कार्यदेश के अनुसार पूर्ण होना चाहिए। उक्त विभाग में 24,856 करोड़ रुपये 90 योजनाओं में परियोजना 5 वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़ी है। 5 वर्ष से अधिक समय से जो योजनाएं अपूर्ण पड़ी है, उसमें जो पैसा हमारा 24,856 करोड़ रुपया उसमें लगा है। 16,558 करोड़ रुपए के जो 34 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जो काम हैं वो आपके पेंडिंग पड़े हैं, और उनमें से 7,905 करोड़ रुपया के 42 काम
जल संसाधन विभाग के आज की तारीख में पेंडिंग पड़े हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का मूल लागत थी चंबल से भरतपुर जलापूर्ति योजना, ये आपकी 166 करोड़ की थी। 166 करोड़ की योजना आपके 20-21 में ये 548 करोड़ रुपया में पूरी हुई। कब? 11-12 की योजना, 11-12 की योजना, उसका एस्टीमेट था 166 करोड़ रुपया। आपने इस 20-21 में जब इसको पूरा किया तो इस पर खर्च हो गया 548 करोड़ रुपया। अब इसको कौन देखेगा? विभाग का अधिकारी नहीं देखेगा, का ही विभाग चला रहा है। अगर हम कोई नई योजना बनाकर जिस पुराने काम को डंप करते हैं तो उसकी रेट कितनी बढ़ती है और उसके कारण से नुकसान भी होता है, और जो लोग जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं। चंबल सवाई माधोपुर नाड़ोती जलपूर्ति योजना ये थी 478 करोड़ की। कब की? 10-11 की। इसकी पूर्ति हुई 21-22, ये अभी 21-22 जो चल रहा है इसमें अब तक अपना 567 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अभी भी पूर्णता की ओर नहीं है। RWSS पोखरण फुलपुर ये बालोतरा सेवाना जलपूर्ति योजना ये 966 करोड़ की योजना थी 13-14 की। अभी इसमें 21-22 में जो खर्च हो गया 966 की जगह 1454 करोड़ रुपया। ये विभाग का काम है, ये विभाग के अधिकारियों का काम है कि कम से कम जो योजना शुरू हो गई वो अगर समय पे पूरी हो जाए तो ये जो पैसे का दुरुपयोग होता है और जो जनता आपको और मुझे ये पैसा सुपुर्द करती है न तो उसको लाभ मिलता है और रेट को बढ़ने के कारण से नुकसान और हो गया। इसी तरह से 12 क्लस्टर परियोजना 69 करोड़ की थी, 16-17 की योजना थी। अभी 20-21 तक इसमें 158 करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं। तो इस तरह से ये जो मूल लागत थी ये 1681 करोड़ की थी, जो 4 योजनाएं मैंने बताई आपको, और इसमें वास्तव में खर्च कितना हुआ? 1681 की जगह 2728 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और डिले हुआ जो अलग है, इस कारण से कोई भी समय पर मॉनिटरिंग नहीं करता है। इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठते हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर ये दुर्गति होती तो बहुत ही दुखद है। इसी तरह से आपने देखा होगा ये जो सड़क विकास परियोजना निर्माण के लिए मरम्मत और उन्नयन और रख रखाव के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 0.50 रुपया मतलब 50 पैसा प्रति लीटर का कर उपकर लगाकर राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि का गठन किया। जो पैसा आपने जिस काम के लिए किया उस काम में भी आप खर्च नहीं करते हो और उसको भी आप कहीं न कहीं पेंडिंग में पीडी खाते में डाल करके उस पैसे का एक तरह से आपके पास पैसा है उस काम को करने के लिए जिसके लिए आपने शेष लगाया, उस शेष का पर्पज ही खत्म हो जाता है। राज्य सरकार ने 2004-05 से लेकर 19-20 तक डीजल पेट्रोल के उपकर के रूप में 9,255 करोड़ रुपया कुल आया, 9,255 रुपया एकत्र किया और 19-20 में आपको इस साल में 1422 करोड़ रुपया और एकत्र हुआ। इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने 4,367 करोड़ रुपया शेष छोड़ते हुए बाकी जो है ना आपने रुपये जो है ना वो स्थानांतरित नहीं किए, मतलब उस पीडी खाते में जहां पड़ा है पैसा वही पड़ा है, जहां जाना चाहिए तो वहां नहीं जाए। राज्य सरकार को संबंधित वर्ष के अंत में उपकर की संपूर्ण राशि RSRDF को स्थानांतरित करनी थी। यद्यपि 19-20 में 4,347 करोड़ रुपया स्थानांतरित होने से आज भी बकाया है। जो पैसा आपको मिल गया सेस के माध्यम से, वो पैसा भी आप संबंधित डिपार्टमेंट को दे करके उसका उपयोग करने के लिए इसको नहीं करते। इसी तरह से जल संरक्षण उपकरण निधि राज्य सरकार ने 9-10 में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर 10 पैसा प्रति यूनिट के दर से जल संग्रहण उपकरण लगाना प्रस्तावित किया। इसका उपयोग राज्य के जल संरक्षण के उद्देश्य से होगा। 16-17 में जल संरक्षण उपकरण निधि का गठन किया गया। 18-19 तक 920 करोड़ रुपया, 18-19 तक 920 करोड़ रुपया और अभी 19-20 का 86 करोड़ रुपया, ये कुल 1006 करोड़ रुपया इस निधि में आपको मिला था। जो भी आज की तारीख तक आपके उसी फंड में पड़ा है, जिसको जाना चाहिए था वो पैसा उसको ट्रांसफर नहीं हुआ।
राजस्थान भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण निधि, ये जो जिस गरीब के भले के लिए अपन ने ये टैक्स लगा करके उस पैसे के उसके जीवन को अच्छा बनाया जाए, उसको जो सहयोग दे उसके लिए बनाया था। राजस्थान सरकार ने 3-4-9 को राजस्थान भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण निधि का गठन किया, जिसमें अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम लाभार्थियों को अंशदान तथा ऐसे अन्य स्रोत जो केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए ये बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी प्राप्तियां जमा होती है। वर्ष 10-11 से 19-20 अवधि के दौरान निर्माण परियोजना में शेष के रूप में 412 करोड़ रुपया सम्मिलित करते हुए 2743 करोड़ रुपया जो कुल आपके पास आया था, उसमें से भी अभी तक 482 करोड़ रुपया ये जिनको ट्रांसफ़र होना था उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। वो पैसा आज भी आपके पास पेंडिंग पड़ा है। जिस काम के लिए आपने ये जो टैक्स लगाया और लोगों से लिया, उसका भी आप ठीक तरह से उसको जहाँ देना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकार ने 19-20 में कुल उपयोगिता प्रमाण पत्र, आप बार बार शिकायत करते हो केंद्र से हमें पैसा नहीं मिलता, केंद्र से पैसा नहीं मिलता, आप उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जो समय पर भेजना चाहिए, उनकी राइडर भेजना चाहिए, उनकी राइडर लगाओ कि इतना आएगा तभी जाकर के आपको अगली किस्त रिलीज होगी। तो इसमें डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है जिसको यूसी और इसका समय पर इकट्ठा करके नहीं भेज पाते हैं, उसके कारण से राज्य को नुकसान होता है। उनकी थोड़ी सी कमी के कारण से घाटा राज्य की जनता को बर्दाश्त करना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने 19-20 में कुल 770 उपयोगिता प्रमाण पत्र की बकाया राशि 940 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश ही नहीं किए। अब आप शिकायत करते हो केंद्र हमें राशि रिलीज नहीं करता, आप उसकी सर्टिफिकेट भेजोगे तब जाकर के वो आपको अगली किस्त दे जाएंगे। तो ये तो 940 करोड़ रुपया, जबकि यह राशि सरकार के समेकित निधि में बुक की जा चुकी है। पंचायत राज विभाग में 236 करोड़ के 372 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत ही नहीं किए गए। इसी तरह से परिवार कल्याण विभाग के 260 करोड़ के 22 उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक पेश नहीं हुए। शहरी विकास तथा आवास विभाग के 240 करोड़ रुपए के 35 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं हुए, उसके कारण से आपको अलग किस्त नहीं मिल पाई। अभी आपका मैंने जो आपको 770 जो बताया था वो 16-17 से है, 16-17 से 43, 17-18 में 128, 18-19 के 599, सब मिलाकर के 770 होते हैं, जिसमें 940 करोड़ रुपया हमारा आना बाकी रह गया। इसके नीचे जो आपने दिया उसमें से ये सारा डिटेल दिया है कि किस विभाग के कितने कितने हैं। इसमें हर एक विभाग के हैं, परिवार कल्याण का है 22, शहरी विकास का है, पंचायती राज का है, सबसे ज़्यादा 372 पंचायत राज के ही हैं। और ये कुछ ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसके 189 है ना, जो आपके प्रमाण पत्र जाने चाहिए थे वो आपके नहीं जा पाए। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यह है कि हम सबको मिल करके देखना चाहिए कि जो पैसा हमने बजट में घोषित किया वो पब्लिक के लिए किया, देने वाली भी पब्लिक है और वापस जाने वाले भी उसी के लिए है। हम तो केवल और केवल उसके कस्टोडियन हैं। हमारा काम इस देश के लोकतंत्र ने और महात्मा गांधी की कृपा के कारण से उस व्यक्ति के पास पैसा जाए जो उसके लिए वास्तव में योग्यता रखता है या जिसके जीवन में बदलाव के लिए ज़रूरी है। एक जगह से इकट्ठा करते हैं, दूसरी जगह से दे करके समानता में लाने के लिए सरकार आपके जो चलाओ चाहे हम चलाएं, पैसा न तो आपका है न मेरा है, पैसा तो राजस्थान की 7 करोड़ जनता के खून पसीने का पैसा है। लेकिन चूंकि हमको आता है इसलिए उसकी चिंता नहीं रहती कि इसको वापस उसी ढंग से हम खर्च करें। मेरा विनम्र प्रार्थना है आपसे, राजस्थान गरीब नहीं है, राजस्थान बहुत शक्तिशाली राज्य है। अगर हम सब लोगों का दिल और दिमाग अगर इस बारे में बने कि हम रेवेन्यू कहाँ से ला सकते हैं जिसके कारण से इन योजनाओं को पुष्ट करने में हमारी पूरी मदद हो सकती है। मैं देवस्थान का मंत्री भी रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि देवस्थान विभाग अकेला इतना रिच है कि अगर इसके लिए कोई तो भी ठीक प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग करे तो खरबों रुपए की संपत्ति है। एक एक जगह से अगर आप हिलाओ, केवल
मेरा अकेला ऋषभदेव को भी आप टटोल रहे बार बार, तो आपको इतना नोट रहता है, जितनी भी माइंड से लोगों ने जिस ढंग से भी किया है, इतनी रेवेन्यू देने वाली जगह एक है। इस प्रदेश से बाहर हमारी कई संपत्तियां हैं जिन पर लोग कब्जा करके वर्षों से बैठे हुए हैं, और हम हर बार कागज़ चलाते हैं, फाइलें करते हैं, मुकदमे करते हैं, मुकदमे की पैरवी कोई होती नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी दबा करके बैठे हैं। अगर हमारी मंशा हो तो केवल और केवल देवस्थान की प्रॉपर्टी का भी अगर ठीक प्रकार से उनका मूल्यांकन हो जाए, उनका वेरिफिकेशन हो जाए। इतना सोना, इतनी चांदी, इतने जेवरात हैं, मैं आपको सही कह रहा हूँ कि वो सही कितना है और गलत उसमें कितना आके डंप हो गया, क्योंकि कोई भी उसकी इन्वेंट्री की मॉनिटरिंग नहीं करता है। हर साल उसका चेकिंग नहीं होता है कि जो सामान हमने अंदर रखा वो है या वो सामान ही बदल गया। लेकिन इसके बारे में किसी को भी इस बात की चिंता नहीं, और इस डिपार्टमेंट को ऐसे समझते हैं कि ये देवस्थान तो ऐसे ही डिपार्टमेंट है, तो जो भी अननोन जो चाहता है उसको पकड़ा दे। मैं सोचता हूँ सबसे रिच डिपार्टमेंट है। अगर एक सेकंड ईमानदारी से इसका अगर पालन करें तो हम कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ ये जो खनन नीलामी का जो अधिकार हमको मिला है, ईमानदारी से राजस्थान बहुत रिच है खनिज में, और आज भी इलीगल खनिज इतना होता है कि हमारा करोड़ों अरबों रुपया कुछ जो गैंग वार है वो इसका फ़ायदा उठाती है। अगर हम इस पर कंट्रोल करें ना, केवल और केवल खनिज, इलीगल खनिज को रोक करके अधिकृत रूप से भी उसको नीलामी के आधार पर दें, तो हमको एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें से मिल सकता है। सरकार का पैसा लोगों के पास, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के पास फंसा हुआ है। हम उनसे वसूल करने का प्रयत्न करते हैं, वो कोर्ट में जा कर के एक बार स्टे ले लेते हैं, फिर 10-15 साल तक कोई अधिकारी उसको देखने वाला नहीं है। मैं सोचता हूँ एक बार किसी अधिकारी को लगाकर इतनी जितनी पेंडेंसी है आज की तारीख में लोगों में बकाया, बैठ करके सेटलमेंट हो, जिस तरह से भी हो, इस लिटिगेशन से बाहर निकल करके इस सारे पैसे को लेने का अगर प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से आप इसमें हैं। इसी तरह से आप सरकारी ज़मीन पर इतने कब्जे हैं, अगर कोई इसकी चिंता करे और इस सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर, जैसे कभी कभी हम यहाँ से जेडीए से सुनते हैं कि आज इसने 100 बीघा का ये कब्जा किया, आज 200 बीघा, ये केवल जेडीए यहीं नहीं है, पूरे राजस्थान का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ इस प्रकार की ज़मीनों पर लोगों ने कब्जा नहीं कर रखा है। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ, आज जैसा शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, टैक्स लगाना कोई गुनाह नहीं है। अगर टैक्स नहीं लगाते तो ये राजस्थान और हिंदुस्तान इतना विकास की ओर आता क्या? पैसा तो वहीं से आया ना। तो मैं सोचता हूँ टैक्स लगे, जो क्षमतावान है उनसे पैसा वसूल करना पड़ेगा, और जो मदद के लायक है उसको मदद पहुंचानी पड़ेगी। यही लोकतंत्र का तकाजा है। पर मैं सोचता हूँ इसके बारे में हम कोई ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। इसका कारण से हमें ये जो समय पूर्व जो बातें वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये जो आपका 2-3 विभाग है जो एस्टीमेट बनाते हैं, जो आपके एक्सियन, एईएन, जेईएन हैं, ये सब एस्टीमेट गलत बनाते हैं। मेरी गारंटी है कि आप 100 बड़ी योजनाओं को छांट करके जो एस्टीमेट उन्होंने बनाया और जिसके आधार पर हमने उस पर पैसा खर्च किया, उसका सही माप अगर कोई इंजीनियर की टीम आपकी निकाले तो ये जिस प्रकार का एस्टीमेट बनाकर 30%, 40% से बिलो इसलिए जाते हैं कि पहले ही उसकी कीमत को 3 गुनी बना करके आप और मेरे सामने रखते हैं। न तो आप टेक्निकल आदमी, न मैं टेक्निकल आदमी। इसके कारण से हम तो सोचते हैं हमको काम कराना है, लेकिन सच्चाई मैंने अब की बार अनुभव की उदयपुर में, क्योंकि मेरे महापौर जो है ना, वो चीफ इंजीनियर रिटायर्ड आदमी जब लगा तो 25 लाख का एस्टीमेट 2.5 लाख में बनता है। इसका मतलब तो कितना, एक तरह से इस पर मॉनिटरिंग के लिए कोई अलग से टीम बनाओ जो विभिन्न जिलों में कम से कम वो टेस्ट केस करे कि भाई ये वास्तव में एस्टीमेट बना, ये कितना सही है, गलत है। इसके आधार पर भी अगर हम कार्रवाई करें तो हम निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। मैं सोचता हूँ वित्त विधेयक में भी आपने 900 करोड़ रुपए की छूट दी है। मैं सोचता हूँ जिसको छूट मिलती है वो स्वागत करता है, इसमें कोई दोहरा नहीं। पर आखिर सरकार को अपनी इतनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा भी तो कहीं से कहीं चाहिए। केवल और केवल ये सोचें कि नहीं हमको जनता खुश रहनी चाहिए, ये मकसद नहीं होना चाहिए। जनता खुश तब रहेगी जो आज ज़रूरत महसूस करता है, और जिसको विकास चाहिए उस तक विकास पहुंचाने के लिए हमको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। और ये जो कुछ डिपार्टमेंट की कमियां मैंने आपको गिनाई है, कुछ ही नमूने दिए मैंने, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिल करके इन कमियों को अगर पूरा करें
तो मैं सोचता हूँ इसी पैसे में हम इससे भी अधिक विकास करने की स्थिति में हैं। यही आपसे निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूँ। मुख्यमंत्री